संसद के बजट सत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। सदस्यों ने इन पद्धतियों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधानों पर खुलकर चर्चा की। आइए देखते हैं इस अहम चर्चा का सारांश। The National Commission for Indian System of Medicine Bill, the National Commission for Homeopathy Bill, discussed together. Next speaker, Professor Ram Gopal Yadav ji. सर, ये जो दो बिल हैं, ये दोनों बिल इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल जो थी 1970 की और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 का, इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए लाए गए। हेल्थ कमिटी ने इस पर दो रिपोर्ट्स दे दी, अलग अलग दी थी, 115वीं रिपोर्ट और 116वीं रिपोर्ट। और इसमें इंडियन मेडिकल सिस्टम पर 37 रिकमेंडेशन की थी। उन 37 रिकमेंडेशंस में से केवल 15 रिकमेंडेशंस को स्वीकार किया गया। इसी तरह से होम्योपैथी वाले बिल पर 24 रिकमेंडेशन में से केवल 13 रिकमेंडेशंस मानी गई और जो बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं उनको नहीं स्वीकार किया गया। एक तो हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने रिकमेंड किया था, हेल्थ कमेटी ने, कि एक योगा और नेचुरोपैथी को इसके परव्यू में लाना चाहिए था, जिसकी बहुत चर्चा होती है। सारी दुनिया में विश्व गुरु होने की हम लोग बात करते हैं और सही बात भी है, लेकिन उसको लाया नहीं गया। ये कहा गया कि इस पर अलग से बिल आएगा। हमने, कमेटी ने ये कहा कि तब तक जब तक बिल ना आए तब तक एक बोर्ड की, इसमें बोर्ड फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी क्रिएट कर दिया जाए। वो सिफारिश भी नहीं मानी गई, जबकि करना चाहिए था। जब बिल आ जाता तो ये अपने आप हट जाता उसमें। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड रिसर्च, इसका रिकमेंडेशन किया था। रिसर्च न होने से ही आयुर्वेद जो हमारी सबसे पुरानी विधा है, रिसर्च न होने से ही उसका पतन हुआ है। वरना ये ऐसी स्थिति थी कि जब हम आज चर्चा कर रहे हैं जिस कोरोना वायरस की, अगर हमारा आयुर्वेद पहले जैसा एडवांस रहा होता, प्राचीन काल जैसा, तो इस तरह के किसी वायरस की हम लोगों से कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। लेकिन आपने उसके रिसर्च के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की, सिफारिश भी नहीं मानी। एक इसका जो क्लॉज 6(8) है, कमिटी ने ये सिफारिश की थी कि जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, जो चेयरमैन हैं, कमीशन के मेंबर्स हैं, इनको कोई प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन के कंसल्टेंट के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में नहीं करना चाहिए। वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसको भी ओवर रूल किया गया, उसको भी नहीं स्वीकार किया गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए हम लोगों ने रिकमेंड किया था, पूरी हेल्थ कमेटी ने सर्वसम्मति से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही में अपीलेट ट्रिब्यूनल की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील करनी पड़ेगी, तो उससे कोई राहत तो मिलने वाली है ही नहीं। एक माननीय मंत्री जी, मैं ये कहता हूँ कि मानवीय आधार पर जो लोग पहले से, जो हमारी कमेटी थी, सेंट्रल कमेटी, दोनों में उनमें एम्प्लॉयज थे, उन सबको आप टर्मिनेट कर देंगे जैसे ही कमीशन बनेगा। तो इतना हृदयहीन मत बनिएगा, उनको एडजस्ट करना चाहिए। हमेशा एडजस्ट किया जाता है ना, आपने नेशनल मेडिकल कमीशन वालों को एडजस्ट किया, जैसे ही बन जाएगा ना इसमें कोई सिफारिश मानी आप। और तीनों बिलों में आप आश्चर्य करेंगे, एनएमसी
और ये दो जिन पे चर्चा कर रहे हैं, इन तीनों में कोई दिमाग का भी नहीं लगाया अधिकारियों ने। 58 क्लॉज हैं, एक जैसे बिल्कुल, केवल नाम बदल दिए गए और संख्या बदल दी गई कमीशन के मेंबरों की। हम लोगों ने एक सिफारिश की थी कि जैसे गवर्निंग बॉडी एम्स की होती हैं, उनमें मेंबर होते हैं 2 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के, वैसे ही इन सब में जितनी यूनिवर्सिटीज और ये सब आयुर्वेद की हैं और होम्योपैथी की हैं, उसमें 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। वो भी सिफारिश आपने नहीं मानी। अगर ये संस्थाएं होती तो कहीं न कहीं जब जनता के प्रतिनिधि होते हैं तो अधिकारियों को लगता है कि ये देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ न कुछ सुधार होता। ये तो बातें थी कि आपने दोनों ही बिलों में जो कमेटी की महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं वो नहीं मानी। लेकिन मैं एक अन्य बात आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि ये जो हमारा आयुर्वेद है, यूनानी है या होम्योपैथी है, और ख़ास तौर से आयुर्वेद और यूनानी के बारे में कहना चाहूँगा कि हमें आयुर्वेद की जब चर्चा करते हैं तो 5 बातें याद रखनी चाहिए, 5 नाम। एक अथर्ववेद का, एक चरक का, एक सुश्रुत का, सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा के थे, चरक मेडिसिन के थे, एक धन्वंतरी का, धन्वंतरी तो सुश्रुत के गुरु ही थे, आश्रम में पहले पढ़ते थे और निकलते थे अच्छे वैद्य बनकर, नाड़ी देखकर बता देते थे क्या खाया, कैसा खाया, क्या गड़बड़ी है, ये भी नहीं पूछते थे आपको क्या कमी है। बहुत काबिल लोग हुआ करते थे, इसलिए क्योंकि वो शिक्षा बहुत अच्छी थी। ये जो आप ला रहे हैं बिल, वो शिक्षा में सुधार करने के लिए और अच्छे वैद्य निकालने के लिए ला रहे हैं, तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जो नए हमने देखे हैं आयुर्वेदिक कॉलेजेस वगैरह खुल रहे हैं, उनमें जो पढ़ाने वाले हैं वो भी नहीं जानते हैं मामूली सड़क पर चलने वाले आदमी के बराबर, तो वैद्य कहाँ से निकल आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट सर है बिल, क्योंकि देश की गरीब लोगों का इलाज सबसे ज़्यादा आज भी आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के जरिए होता है। देश के 75% लोग बड़े बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने की हैसियत नहीं रख सकते, जा सकते हैं। और अब तो इतना महंगा इलाज हो गया है कि सारे अस्पताल 5 स्टार होटल बनते जा रहे हैं। कौन पहुंच जाएगा वहाँ। एक दिन पहुँचे, हमारे एक सीनियर मिनिस्टर पिछली बार मेदांता में एक दिन चले गए, कुछ टेस्ट ये शाम तक 90,000 रुपये का बिल बन गया तो लौटे आए, दे के बिल ये हम नहीं करेंगे। तो ये ऐसा है ये कि योग बिना दवा के, बिना किसी खर्च के, इसके जरिए आदमी के मन, मस्तिष्क और शरीर को दुरुस्त रखा जाता है और इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि कोई उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। और योग का मतलब ही है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, कुछ भी अर्थ लें आप, लेकिन योग का मतलब होता है एडिशन। वो मन मस्तिष्क में भी कुछ जोड़ने करता है, स्वास्थ्य को भी बढ़ाने का काम करता है, प्लस करता है, माइनस कुछ नहीं करता है। इसलिए इस योगा को और नेचुरोपैथी को, जिससे 1 पैसा खर्च नहीं होना है, 1 पैसा, उसको बढ़ाने के लिए काम कीजिए। अगर आप बिल की वादा किया है तो बिल जल्दी लाइएगा या फिर इसमें बोर्ड को इंक्लूड कीजिएगा। हमने अपने सारे पुराने धर्म ग्रंथों से लेके, वेदों से लेके, उपनिषदों से लेके अन्य उसमें जो आयुर्वेद के बारे में पढ़ा सुना है, वो सब ये बताते हैं कि कोई ऐसा रोग नहीं था जिसका इलाज इसमें न हो। कोई ऐसा रोग नहीं था। मरते हुए व्यक्तियों को भी जिंदा करने का काम किया आयुर्वेद ने, यूनानी दवाइयों ने भी। तो ये जो पैथी हैं, इनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले राज्य वैद्य होते थे, राजा का, स्टेट का समर्थन होता था, स्टेट का समर्थन होता था। तो स्टेट का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा इस पैथी को, तो एलोपैथी ने सबको ख़त्म कर दिया है।
अभी भी एलोपैथी के डॉक्टर से अगर कहो तो कहेंगे इसका साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके जरिए आप कम से कम ये तो कर रहे हैं कि ये है, इसका एक कमीशन इसका भी है और लोग कहें कि इसमें, लेकिन अच्छे अगर वैद्य होंगे और उसके साइंटिफिक वैलिडेशन कराने का अभी तक कोई नहीं किया। बार बार हम लोगों ने अधिकारियों से पूछा इसको साइंटिफिक वैलिडेशन क्यों नहीं करवा। Thank you, Professor Yadav. करवाइए और लोगों को सस्ता इलाज दिलाने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि बड़े अस्पतालों में एलोपैथी के डॉक्टर्स के जरिए हिंदुस्तान का गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता। होम्योपैथी कुछ मामलों में रामबाण है, आयुर्वेद भी रामबाण। Dr. Amar Patnaik, please. थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, as honorable members have already submitted, this bill has come out of a recommendation of the Vice Chairman Niti Aayog in 2016. Now, replying to the queries put by the committee, the ministry had replied, I quote, why the question was why it was ineffective. Why do you want to repeal the bill, the old bill? The absence of effective provisions in the IMCC Act relating to constitution of council, membership to have transparent selection of members and their tenure, no provision in the Act for taking action against the colleges for non-compliance of standards, so on and so forth. Similarly, to another question they replied, why it was not effective. The lack of effective provisions in the Act to address the issues relating to membership, conditions for removal of members present in the case of non-performance or otherwise, etc., etc. Basically, the answer that was given was structural in nature, as if the structural organization of the Indian system of medicine, if it is achieved, then the entire propagation and use of Indian system of medicine by the citizens of this country and the people of this country would take place. Now, as we know, the new bill which has come up largely addresses these structural issues in terms of increasing the number of members, 3 experts, several issues which has been discussed by the honorable members. But the basic question which Professor Ram Gopal Yadav just mentioned, why hasn't it taken off? Why haven't the people of this country, whereas it started, many of these practices or many of these medicines started in this country, why has it not taken off? To my mind, the most important thing is research. The lack of research in these branches of medicine has resulted in people not having enough confidence to adopt these medicines. Now, if you look at the objective of the National Institute for Indian System of Medicines, I find that there is an objective which says adoption of latest medical research. But there is nothing after that in the bill about research, conducting research, what kind of research to be carried out, whether the research has to be published, what kind of publication has to be done, what kind of scientific research will be done. Now, sir, I will give you a suggestion, sir. In allopathy or in the clinical trials, what they follow largely all over the world is something called as randomized controlled trials, which has been now taken to different subjects. Now, in the Indian system of medicine or in homeopathy, no such approach, no such methodology is prescribed, nowhere it has been captured, and the people are unaware of it. Now, with the result that there is no confidence to adopt the practices. Unfortunately, the bill doesn't address any such concern, and there is nothing mentioned about research per se. How to conduct the research, what would be the allocation, what would be the process. The second point why it has not taken off, to my mind, is promotion. The promotion of Indian system of medicine and homeopathy has not had backing of the government at all. Even if there was a bill, the allocations have not been much. It is only in the recent times and only in a few states that this has taken off, whereas the kind of promotion that has been available to the allopathic branch of medicine, the so-called modern system of medicine, has not taken place. I think we have a lot to do in case of promotion. The joint responsibility of the governing bodies and institutions to remove the misconceptions of people, nothing has been done about that. The information and education communication which could be provided free to people has not taken place. The various research bodies could be actually tagged together and jointly they could think about developing new research methodologies in these branches has not taken off.
health camps, which you will find all the time, the modern, so-called modern system of medicine organizing, that doesn't take place. It's only rarely. We don't have TV shows. We don't, for example, as Honorable Member Professor Ram Gopal Yadav was talking about, we don't have a first line of treatment except for allopathy. We do not have any first line of treatment in the Indian system of medicine or homeopathy unless the same is developed. And I'm not saying there is no potential. There is a lot of potential, but only research and scientific research based on, I'm not saying the modern system of the processes that is being adopted in allopathy, but you develop your own research methodology, your own research design and model, and then give it to the world. Now, unless that is done, and epidemiological kind of findings are there, we cannot have the first line of defense against diseases and epidemics. And if that happens, then this kind of Indian system of medicine can actually take off. We do not have motivation. We do not have hospital. We have hospitals, but they are not being monitored. Now, the another point which is lacking in the bill is what is the penalty? What is the penalty against quacks? What is the penalty against medical practitioners who are not registered and still practicing? That is not mentioned. The last point which I would like to mention is that the appellate tribunal, the government of India itself forms the committee, decides everything, and also decides on the complaints. Now, this is actually not a very happy situation. The state's representatives from the medical councils, state medical councils, do not find representation in the central boards, in the central councils. The last point, which again I was to say, sir, if you remember, my maiden speech in this was on the budget of the Ayush Ministry, when I had said the philosophical underpinnings of all these four branches are completely different. It is not just different from allopathy, but it is different amongst the branches themselves. So to club together three of the branches and only separate homeopathy out probably would not give the final results that is expected. Thank you so much, sir. Thank you for adhering to your time. संसद संवाद में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 पर चर्चा अभी जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Mahatma Gandhi. पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रोत्साहन, इनकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और कई अहम सुझाव दिए। आइए देखते हैं इस अहम चर्चा का सारांश। श्रीमती कहकशान परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करती हूँ। द नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक बिल 2019 का मैं समर्थन करती हूँ। वो इसलिए समर्थन करती हूँ कि इस बिल से जो गरीब लोग हैं उनको आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी में जो इलाज मिलेगा उसको कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जो बात हमारे कमेटी के चेयरमैन राम गोपाल जी ने जो कहा, मैं उसकी भी तायीद करती हूँ। और जितनी सिफारिशें की गई थी उनमें बहुत सारी सिफारिशों को मंत्रालय ने माना है और बहुत सारी सिफारिशों को कबूल नहीं किया है। जो आज जो पद्धति है आयुर्वेद, यूनान वगैरह में, वो कहीं ना कहीं इतने एलोपैथ में इतना ज़्यादा ये हो रहा है जिसके बढ़ावा मिल रहा है, आधुनिकता के दौर पे जा रहा है और कहीं ना कहीं ये हमारा कमज़ोर पड़ जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं और
ये धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जा रहा है। इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को इससे बेदार किया जाए और लोगों को इसके प्रति सजग किया जाए। लेकिन आज महोदय, जहां तक बात आ रही है, मैं ठीक अमर पटनायक जी की बात से इत्तेफाक रखती हूं कि बजट में प्रोविजन बहुत कम रखा गया है। अगर मामूली सी बात समझ लीजिए, अगर कोई साड़ी हम खरीदने जाते हैं एक छोटी सी दुकान से ले, तो उसकी कीमत कम रहने पे भी हमें यकीन नहीं होता कि ये साड़ी अच्छी होगी या घटिया होगी। लेकिन अगर सीपी के मार्केट में अगर कोई दुकान में सस्ती साड़ी को ही महंगी करके बेच रहे हैं लोग, तो उस पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जिस तरह से जो बजट एलोकेशन इसमें है, बजट का प्रोविज़न किया गया है, बहुत कम है। अगर हम इनको बढ़ावा देना चाहते हैं और सही में चाहते हैं कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी आगे बढ़े, तो इनको आप बजट में ज़्यादा प्रोविज़न देने की ज़रूरत है। और मैं आखिर में एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि योग और नेचुरोपैथी के लिए अलग से बोर्ड बनाया जाए। इसके लिए भी मैं राम गोपाल जी जो हमारे चेयरमैन रहे हैं हेल्थ कमेटी के हैं, उनकी मैं तायीद करती हूँ। और एक बात और, जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग जो उसके बॉडी के सदस्य होंगे, इसके लिए भी मैं मांग करती हूँ कि इस सिफारिश को हमारी ज़रूर मानी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, raised to support the bill of the Indian medical system of medicine and homeopathy, sir. Sir, at the same time, there is so many limitations in the bill, sir. The standing committee constituted by Professor Ram Gopal Yadav ji, they have made several recommendations. But somehow all the recommendations, major recommendations are missing in the bill, sir. I request the Honorable Minister, how many recommendations have you considered? How many recommendations are included in the bill? How many recommendations have you rejected? What are the reasons for that also? Please explain before going for the approval of the bill, sir. Sir, particularly in the representation of the states. Representation of the states should be always, there should be more representation for the state should have, sir. The doctors' representation also, it is only 3 number. That should be increased to the double number. That should be, because they are the professionals, they can give the valuable advice to the government, sir. Another one is, I wanted to bring it to the notice, the appellate authority only central government. Instead of central government, appellate authority should be an independent body so that they can function in a good manner. Sir, another one is the advisory councils also, there is no representation for the state medical colleges. I request the Honorable Minister to please consider the state medical colleges including in the this act. Sir, somehow yoga and naturopathy, that is missing in the bill, sir. The bill came in the wake of raising demand for regulate the different traditional systems of medicine such as Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha and naturopathy, yoga. They designed by the Niti Ayogs of this bill. Model on the National Medical Commission Bill 2017, all the naturopathy and yoga also included. Why it is disappeared in the bill, we don't know, sir. The parliamentary committee has sought the inclusion of yoga and naturopathy in National Commission for Indian System of Medicine, stating these old practices for focus on holistic health are integral part of the Indian culture and the Ayush system. Sir, the committee also recommended that Board of Yoga and Naturopathy be constituted under clause 18 in the bill, sir. Currently, there is no central regulatory body for registration of yoga and naturopathy practitioners and standardization of recognition of 70 different courses of yoga and naturopathy, sir. Almost all 44 medical colleges affiliated to UGC, recognized universities offer Bachelor of Naturopathy and Yoga Science and registered as Yoga and Naturopathy medical practitioner in 15 states and union territories. Over 10,000 students are there. Niti, despite several representation from their organizations, the reasons not known, yoga and naturopathy, it is kept outside of this bill. Sir,
Bachelor of Naturopathy Yoga Science is a medical degree representing yoga and naturopathy system of medicine of the country, a fact which has been acknowledged and retreated by Ministry of Ayush and Government of India in response to a question raised by the honorable members of the Parliament on several occasions. Sir, Central Council of Indian Medicine, the current regulatory body covering Ayurveda, Unani, Siddha system of medicine, sir, has on several occasions passed resolution to bring yoga naturopathy system medicine under its purview, sir. Sir, 15 states in this country and union territories, they are even conducting the program. Even in naturopathy also, they are conducting postgraduate degree programs in this country, sir. Several universities are conducting this program. Sir, Government of India through executive order tasked the work of central registration for the Bachelor of Yoga and Natural Sciences medical graduate in 2017 to Central Council of Research in Yoga and Naturopathy, an autonomous body under Ministry of Ayush. Sir, Yoga and Naturopathy has been an integral part of the Indian system of medicine science since 1970 at the Union Government and several states. Central Council for Research and Yoga Naturopathy earlier under Minister of Health and Family Welfare and now under Minister of Ayush. Since 1989, sir, India amalgamated yoga with naturopathy to develop a perfect blend of drugless, mind-body medicine and proven lifestyle intervention. Please By conclude. developing the medical education system through the first 2 colleges, which has been grown to 44 colleges in the yoga naturopathy, sir. Sir, always our country is a most propagating the yoga. It seems that our Honorable Prime Minister is an international brand ambassador for the yoga. Why the government is excluding this yoga and naturopathy from this bill? I request the Honorable Minister to answer. At the same time, so many people in the rural areas, without any degree, without any qualification, practicing yoga and naturopathy and Ayush medicine also. Number of times people who are affected with jaundice, they will go and take the medicine of the leaves medicine from the rural areas. Even there is so many doctors, with only leaves they will go for, they are the bone setters and other, they resolve all the medical problems, sir. I request any training should be given to them, 3 months, 4 months. Doctors of RMP or PMP, they will be trained in this medicine and they will be given some certificate Thank you. program in that course. Shri Soma Prasad, please continue. Sir, the modern medicine and the system of Indian medicine, especially Ayurveda, are 2 different streams of knowledge. Ayurveda is the oldest and comprehensive system of medicine being practiced in India since ages. India has a very long history and a strong base of traditional medicine like Ayurveda. The strength of Ayurveda and other Indian system of medicines lies there. Threefold holistic approach to prevention of disease, promotion of health and care of disease. Sir, Ayurveda could make a sufficient impact in the context of preventive medicine. Ayurveda gives utmost importance to the patient's safety during the treatment through rational use of medicine. Hopefully, even though it is not sufficient, in recent period there are several research activities are going on the Indian system of medicine. But the existing laws related to the various aspects of Indian system of medicine are not sufficient to meet the various challenges that are facing now, sir. It is true that it is high time to enact a comprehensive law covering each and every aspect of education, research, practice, production of medicine, medical ethics, etc., etc. The new legislation which we are enacting now is not comprehensive, but it touches major issues related to Indian system of medicine. When we think about the Indian system of medicine, we should not forget naturopathy and yoga. The bill is silent about naturopathy and yoga, sir. Sir, yoga and naturopathy are part and parcel of Indian system of medicine. Their demand is that these branches should be included in this bill, sir. At present, in India, there are 8 lakhs medical practitioners are working. Out of it, 55% are Ayurvedic doctors. 484 ISM colleges spread across the 26 states in our country. The Ayurvedic doctors are doing a commendable
job in providing the first line treatment, especially in rural areas, sir. It is good. It is adequately represented, the adequate representation has been given to them in this bill, sir. But when we go through the classes, still there are certain defects which would be removed, sir. Sir, the subclass 7 of class 6 says, the chairperson or a member ceasing to hold office as such shall not accept for a period of 2 years from the date of demitting such office any employment in any capacity, including a consultant or an expert in any private institution of Indian system of medicine. But next to subclass 8 says, nothing in section 7 shall prevent the central government from permitting the chairperson or member to accept any employment in any capacity, including as a consultant or expert in any private medical institution. Sir, when the subclass 8 is in operation, then what is the use of subclass 7, sir? Normally, the government is permitting malpractices and corruption. The gates are widely opened, sir. The chairman and members, are, all of them are nominated, and they are all good boys of the government, sir. There will be no hurdle to get permission from the central government, sir. Sir, what will be the net result? There is every chances to become the members as the representatives of the private medical colleges. There is every possibility to, not only for the corruption, but for the favoritism, sir. Sir, like that, there is another subclass, sir. One more minute, sir. Sir, the duties of the medical assessment and rating body is explained in clause 28, sir. Sir, one of the major duties is to carry out inspections of medical institutions for assessing and rating such institutions in accordance with the regulations made under this Act. Who will conduct this assessment, sir? As per the proviso, for and on behalf of the autonomous board, some private agency, a third party will do this job, sir. The inspection and assessment will be outsourced. What would be the final outcome, sir? We have better experience of Indian Medical Council. If this duty is outsourced, the malpractice and bribery would become part and parcel of the assessment. I strongly oppose this proviso, sir. It should be tackled, sir. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित होने से राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग और राष्ट्रीय